इनका सारा आप सोचिए कि विकास विकृति का जिस संस्था चाहते दृष्टि, इनका फीस है 2,80,000 रुपया। कि आप बताइए गांधी के देश में, अंबेडकर के देश में, मुलायम के देश में, जो अपना पूरा जीवन ही गरीबों पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे ही न्यौछावर कर दिया, उन्हीं के देश में आज शिक्षा किस तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है। जब वो कोचिंग किसी की जान मतलब सेफ्टी नॉर्म को फॉलो नहीं कर पा रही है, तो बच्चों का उसमें फायदा क्या है? लेकिन ये सेफ्टी नॉर्म इन्हें आज क्यों याद आए? सवाल ये है ना। ये सवाल तो आप एमसीडी से पूछिए कि आज एनओसी नाम की चीज होती है ना, कोचिंग के अंदर पेपर पे चुकी जाए। एमसीडी एनओसी किस आधार पर दी? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कैसे लाइब्रेरी में बेसमेंट में? एमसीडी ने साफ बोल रहा था बेसमेंट के अंदर ना कोई क्लास चलेगी, ना कोई लाइब्रेरी चलेगी, ना कुछ होगा, तो फिर अभी तक कैसे? ये सरगना जो है, कोचिंग माफियाओं का सरगना, सारी कमियां इनकी है। आज मामला हाईलाइट है, आज हम लोग धरने में बैठे हैं, लोग आप जैसे मीडिया आज आ रही है, कल को यही कोचिंग माफिया 10-10 लाख रुपए देके सरकारों का मुंह बंद करा देगी। आप लोग ही पूछने नहीं आएंगे बच्चे कैसे रहते हैं, एक कमरे में बच्चे 5-5 बच्चे रहते हैं। आज बच्चों का फीस, कोचिंग की फीस के अलावा भी बच्चों के अन्य खर्चे हैं, 20-20 हजार रुपए हमारे खर्चे हो जाते हैं। तो कोचिंग माफियाओं के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और हम सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, हमको ये चैलेंज करते हैं कि हम धरने से हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हटने वाले नहीं है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद से जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। राजेंद्र नगर में लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन मुखर्जी नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट ने अब धावा बोल दिया है। उनका साफ कहना है कि इस मामले को लेकर प्रशासन एक तो जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं वो छिपा रहा है, दूसरी बात ये कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही हैं उनको लेकर एमसीडी से लेकर जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, जो प्रशासन है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के ठीक सामने, जहां पर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो विकास दिव्यकीर्ति हैं, दृष्टि आईएएस चलाते हैं, वो कहां है। उनके साथ साथ कई और बड़े टीचर्स जो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, जिनकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल रहती हैं, उनके बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है और इस तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि आखिर गुमशुदा कहाँ है बाबा दिव्यकीर्ति और बाबा अवध, आखिर कहाँ है। ये पोस्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। एस्पिरेंट्स का साफ तौर पर ये कहना है कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, जो सुविधाएं छात्रों को मिलनी चाहिए, उन पर आखिर प्रशासन कब यहाँ पर आकर सवाल खड़ा करेगा और कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले ये टीचर्स कब उसका जवाब देंगे। इस प्रोटेस्ट को काफी वक्त हो चुका है, रात से ये चल रहा है। अब बच्चे थोड़े कम जरूर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों की क्या मांगे हैं ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। चलिए मेरे साथ। कल रात से प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन तमाम कोशिश कर रहा है। हालांकि ये छोटा सा एरिया है जहाँ पर बच्चे अभी बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मोहित। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको? 3 साल हो गया। और कौन से कोचिंग सेंटर में आप हैं? अभी क्या ना ये फिलहाल क्या मांगे आप लोगों की यहाँ पर है? यहाँ पर सबसे भ्रष्ट अगर किसी को देखा जाए तो एमसीडी है, क्योंकि नोटिस पूरे मुखर्जी नगर को हो रखे हैं कि रिक्वायर्ड है यहाँ पर एनओसी की। फायर की एनओसी किसी के पास भी नहीं है, नो किसी बिल्डिंग को मिलेगी वो यहाँ पर। तो यहाँ पर एनओसी नहीं है, नोटिस कर रखा है, लेकिन किसी कोचिंग को सील नहीं किया गया अभी तक भी। बस यहाँ पर अगर दृष्टि आईएएस का जो बंद किया गया है वो भी करोल बाग वाली जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से उसको सील किया हुआ है। जहाँ आप पढ़ते हैं क्या वहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है? नहीं, वहाँ पर तो नहीं है, हमारे जो हम पढ़ते हैं उसमें नहीं है। लेकिन कितने यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी होती है? अधिकतर यहाँ पर 40% 50% लोग बेसमेंट में और उसमें चलते हैं, टॉप फ्लोर्स पर चलते हैं। और ना कोई फायर एग्जिट होता है, ना किसी के पास एनओसी है। इसमें हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए थे कि एनओसी जिसकी होगी उसकी कोचिंग चलेगी, लेकिन यहाँ पर एनओसी किसी को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपने घर छोड़ के चले गए बाहर और यहाँ पे रेंट दे दिए। यहाँ के जो लोग हैं 2.5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए एक क्लासरूम के लिए कोचिंग को देते हैं। यहाँ पर जो जितने भी रहने वाली जगहें हैं, पीजी बने हुए हैं, अकोमोडेशंस बने हुए हैं, वहाँ पर भी मैंने सुना है कि काफी ज्यादा रेंट, बहुत ज्यादा रेंट है। एक रूम का 15,000 रुपए रेंट है यहाँ पर। कितना बड़ा रूम होता होगा? 6x3 का होता है। और 15,000 में क्या फैसिलिटीज देते हैं? कुछ नहीं, अगर रूम लेते हैं उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं होती है, उसमें सारे कुछ तुम्हारा होता है, उसमें खाना भी हमारा है, उसमें सब कुछ हमारा है। पीजी की समस्या बहुत ज्यादा यहाँ पर है।
अभी तो ये कोचिंग के साथ इंसिडेंट हुआ है, कल को किसी पीजी में हुआ तो फिर पीजी के खिलाफ होगा। तो ये एक ही साथ सभी के हो ना। एमसीडी कहाँ सो रही है? वो तो कह देते हैं कि एमसीडी कोचिंग के लिए लगी हुई है, लेकिन पीजी को भी तो करे ना कम से कम। जो पीजी है क्या वहाँ बेसमेंट में वहाँ पर भी चल रहे हैं? बेसमेंट में पीजी नहीं चल रहे हैं, लेकिन पीजी चल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इवन छत तक भी चल रहे हैं। छत पे भी पोटा केबिन बनाए हुए लोगों ने, एक एक छोटा छोटा रूम बनाया। आप किसी भी पीजी में जाके देखिएगा, छत पे भी पीजी बने हुए हैं, और वो भी पोटा केबिन, दीवार वाला नहीं है, लकड़ी वाला और उसका बना हुआ है, एल्युमिनियम वाला। आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम आलोक है। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैडम मैं यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ये मुखर्जी नगर में रहता हूँ। और कौन सी कोचिंग में हैं आप? जी मैं दृष्टि में ही पढ़ता हूँ। मैडम जिस प्रकार से कोचिंग माफिया हावी है दिल्ली में, मुखर्जी नगर हो और राजेंद्र नगर हो, करोल बाग हो, 2-2-2.5 लाख रुपया बच्चों का फीस है। बच्चा किसान फैमिली से या कहीं से आता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली आता है, और उनके साथ इतनी दुखद घटना हो जाती है। तो ये कोचिंग माफियाओं का ये सरगना जो है, कोचिंग माफियाओं का सरगना, सारी कमियां इनकी है। आज मामला हाईलाइट है, आज हम लोग धरने में बैठे हैं, लोग आप जैसे मीडिया आज आ रही हैं, कल को यही कोचिंग माफिया 10-10 लाख रुपए देके सरकारों को मुंह बंद करा देगी। आप लोग भी पूछने नहीं आएंगे बच्चे कैसे रहते हैं, एक कमरे में बच्चे 5-5 बच्चे रहते हैं। आज बच्चों का फीस, कोचिंग की फीस के अलावा भी बच्चों के अन्य खर्चे हैं, 20-20 हजार रुपए हमारे खर्चे हो जाते हैं। तो कोचिंग माफियाओं के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और हम सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, हमको ये चैलेंज करते हैं कि हम धरने से हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम हटने वाले नहीं है। उन बच्चों का सोचिए जो बच्चों की डेड बॉडी उनके आंगन में गई, जो बच्चे आईएएस बनने का सपना लेके आए थे, उनके माँ बाप का दर्द ये दिल्ली में बैठे, बिहार में बंद बैठा आदमी को नहीं समझ पाएगा। और ये मोदी जी जो क्या नाम है, बच्चों पे, किसानों पे लाठियां चलवा रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैडम हमारी मांग इतनी है कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, हमारे साथियों को न्याय चाहिए, उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है वो दावा कर रही है कि हम जो है त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, और जो मोदी सरकार है उनकी तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। तो मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी भी एक से आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त नहीं मैडम। कल रात से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस हम लोग को, हमारे ऊपर हमको धमकियां दे रही है कि हम लाठी चार्ज करेंगे। और आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई थी, हम लोग को ढकेल के किनारे कर दिया गया। बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लादा जाएगा अगर आप लोग नहीं हटे तो मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को कि हम तुम्हारे लाठी डंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने साथियों के इंसाफ के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी एक ऐलान थोड़ी देर पहले हुआ है कि 10-10 लाख का मुआवजा जो है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको वो दे रहे हैं। वो मुझे पता है कि वो मुआवजा झुंझुना देंगे। 10 लाख रुपए में किसी बच्चे की जान की कीमत आ सकती है, वापस आ सकती है, नहीं आ सकती है। उन माँ बाप का दर्द तो समझ सकते हैं, 10 लाख रुपए में उनका दर्द खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सरकार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, कोचिंग माफियाओं पे हमें कार्रवाई चाहिए। आज बेसमेंट में जिस आप देख रही होंगी, आप ग्राउंड रिपोर्ट करिएगा, कैसे कैसे लाइब्रेरियां बनी है। लाइब्रेरी आप देखेंगी, बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी है, सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने की जगह नहीं है। आप दृष्टि कोचिंग, जिस कोचिंग में मैं पढ़ता हूँ, जिस कोचिंग का मैं छात्र हूँ, मुझे मैं बता दूं 1,90,000 रुपये मैंने फीस जमा की थी। कोचिंग में बैठने के लिए 1 घंटा पहले लाइन लगना पड़ता है, तब जाके हमें सीट मिलती है। और क्या ना, बेसमेंट में जो लाइब्रेरियां हैं वहाँ न पीने का पानी है, न टॉयलेट की न सफाई है। तो बच्चे किस परिस्थिति में रह रहे हैं ये कोई देखने वाला नहीं है। तो सरकार को ध्यान तो देना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विवेक। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं वाजीराम से कोचिंग कर चुका हूँ। कौन से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर क्लियर हुआ अभी नहीं कर रहे हैं तैयारी? कर रहे हैं। तो ये जो जितने बता रहे हैं बच्चे कि जितने भी यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है? नहीं, दृष्टि कोचिंग सबसे इसमें प्राइम है, जिसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है, और कुछ प्राइवेट लाइब्रेरी है जो बेसमेंट में रन अप हो रही है। अच्छा, कल एक और खबर आई थी रात को कि जैसे ये बेसमेंट की लाइब्रेरी वाली चीज सामने आई है, जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो उन्होंने अपने लाइब्रेरी के जो पैसे हैं, चार्जेस है, वो बढ़ा दिए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई का गेम समझ गए हैं। तो वो
वो इसमें इसको आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की। वो कम से कम अभी जो 1000 रुपए था, क्योंकि उनको पता है कि कई लाइब्रेरी बंद हो गई, स्टूडेंट की संख्या तो वही है, सबका मेंस का एग्जाम है, तो उसमें वो हम लोगों के साथ सोचिए इतना इनजस्टिस हो रहा है कि हम लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना घटी। अब हम लोग पढ़ाई करने के लिए जब लाइब्रेरी में जाएंगे तो हमसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अपने मेंस का एग्जाम सितंबर लास्ट में है, अक्टूबर फर्स्ट में। तो मतलब आपके पास कुछ ही वक्त बचा है? बिल्कुल यहाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेंस इस बार लिख रहे हैं, लेकिन अपने न्याय की मांग के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के कल रात 7 बजे से यहाँ मौजूद हैं, और केवल इसलिए कि उनको सेफ्टी का एक एश्योरेंस प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा बिल्कुल दिया जाए कि ऐसी कोई घटना न घटे। हमारे माँ बाप जो हमारे से लगभग 1000-1500 किलोमीटर दूर पे है, वो लोग डरे हुए हैं, रुक जा भाई, वो लोग डरे हुए हैं और लगातार फोन पे जैसे ही घटना आप लोगों के माध्यम से वो सुने, वो डरे हुए हैं, और वो इवन ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो तुम घर आ जाओ, जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, आप खुद समस्या। ये स्थिति है। अवध ऊर्जा है, तमाम टीचर्स हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे इनके जो भाषण है वो वायरल होते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं। टीचर को भी आप लीजिए, या कम से कम मुखर्जी नगर में 10 से 12 टीचरों के नाम गिनाता हूँ, या नीतू मैडम केडी की ले लीजिए, उनकी आज प्रेजेंट में बेसमेंट में क्लास चली है केडी कैंपस की, उसका आदित्य रंजन सर को ले लीजिए, यहाँ पे राकेश यादव सर को ले लीजिए, यहाँ पे खान सर की भी कोचिंग है, यहाँ पे विकास दिव्यकीर्ति सर को ले लीजिए, मणिकांत सर को ले लीजिए, राजे मिश्रा सर को लीजिए, यहाँ पे इतने सारे सेलिब्रिटी बना रखे, वो कहते क्यों नहीं आए, किस बीच के नीचे हुए हैं? अभी तक हम कल से यही लेके बैठे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ पे कमिश्नर आए, क्यों नहीं आते हैं? क्या हमारी बात का कोई महत्व नहीं है? कल हम 7 बजे से धरना दे रहे हैं, कोई भी हमारे धरने पे नहीं आया है। हम क्या कहें? पुलिस प्रशासन ने सिर्फ हमें लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस आके बैठ गया है। हमारी एक ही मांग थी, पुलिस प्रशासन के लोग आए, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था तो इसलिए वो लोग आए। हम लोगों ने उनसे बहुत पीसफुली बोला कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन है, मतलब जो हेड ऑफ कमिश्नर है, वो आए, और पार्षद या फिर जो शीला ओबेराय जी हैं वो आए, और यहाँ का कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चाहे एमपी या एमएलए वो आए। हम इन चारों लोगों से 1-to-1 बात करेंगे, उनको अपना एक रिटन एश्योरेंस देंगे, और वो हम लोग जो एमसीडी है वो उनका कहना है कि हम लगातार त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग बंद कर रहे हैं, हम सील कर रहे हैं। आपको लग रहा है इससे बच्चों को तो नुकसान हो रहा है? नहीं, बच्चों को नुकसान, अगर किसी की जान जब वो कोचिंग किसी की जान मतलब सेफ्टी नॉर्म को फॉलो नहीं कर पा रही है, तो बच्चों का उसमें फायदा क्या है? लेकिन ये सेफ्टी नॉर्म इन्हें आज क्यों आया है? सवाल ये है ना। ये सवाल तो आप एमसीडी से पूछिए कि आज एनओसी नाम की चीज होती है ना, कोचिंग के अंदर पेपर रुकी जाइए, एमसीडी एनओसी किस आधार पर थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कैसे लाइब्रेरी में बेसमेंट में? एमसीडी ने साफ बोल रहा था बेसमेंट के अंदर ना कोई क्लास चलेगी, ना कोई लाइब्रेरी चलेगी, ना कुछ होगा, तो फिर अभी तक कैसे? कल ही क्यों आपने दृष्टि का सेंड किया? इतने दिन से दृष्टि कैसे चल रही थी? पैसा लेके घूस लेके कर रहे तो साफ कहिए ना। हम पूछना चाहते हैं, अब ये नहीं चलेगा, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कानूनी कार्रवाई चाहिए। आपका नाम क्या है? मोनू कुमार, कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। और कितना टाइम हो गया है? अभी 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा है मुखर्जी नगर में आपका? आराम से भाई होए की बात करें, आराम से चढ़ जाएगा क्या? है ही नहीं यहाँ पे टीचर जब आप एडमिशन ले, सबसे मेन चीज तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज है। जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो 2.5-3 लाख रुपए तो उनकी फीस है, फिर यहाँ पे रहने खाने का खर्चा है। कोचिंग वाले ये कमिट करते हैं कि भाई हम आपके सेकंड फैमिली है, ये है वो है, और अभी जब ये हम जब यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं। जो बड़े बड़े टीचर हैं, ठीक है, कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, सबकी मिलीभगत है। और सिक्योरिटी का ये है कि हमारे घर वालों को ये है कि उनको एग्जाम से ज्यादा, पढ़ाई से ज्यादा इस चीज की टेंशन है कि मुखर्जी नगर में सुरक्षित है या नहीं है, ठीक है, वो जिंदा है कि नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि जो रियल कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सख्त से सख्त इमीडिएट एक्शन ले, ठीक है। और जो विक्टिम फैमिली है, ठीक है, ईच विक्टिम फैमिली जो है सो कम से कम 2 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको, और ट्रांसपेरेंसी पे काम करें। अभी 10-10 लाख की कंपनसेशन की बात हुई है, उससे संतुष्ट है क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। 10 लाख से में फीस दे चुके हैं, उससे क्या संतुष्ट होंगे? लड़की जो श्रेया यादव मरी है, वो बेचारी इस बार मेंस लिख रही थी, उनके पिताजी, हाँ, लड़का भी मेंस पास आउट था। 10 लाख रुपए तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा मजाक है, उनकी हत्या के ऊपर एक मजाक है। और अब उस पर हम क्या बोले? हमारी जो मांगे हैं इसमें
कंपनसेशन का सबसे प्रमुख मुद्दा है, उनके परिवार को न्याय का प्रमुख मुद्दा है, और हमारे कुछ अपने पर्सनल मतलब पर्सनल क्या यहाँ स्टूडेंट कम्युनिटी के अपने कुछ मुद्दे हैं जिसको हमने रिटर्न वे में हमने एक ज्ञापन में रखा हुआ है, और हम उन लोगों का वेट कर रहे हैं। जैसा आपको मैंने नाम बताया, वो आए, हम उनको पीसफुली उनको दे देंगे, उनसे एश्योरेंस पे पत्र ले लेंगे और हम वापस चले जाएंगे। हमारा कोई ज्ञान मेरा नाम है अखिलेश कुमार। जैसा कि मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो एक 10 लाख की मांग किए हैं, मैं 10 लाख रुपए एक साल में वो छात्र खर्चा कर देते हैं। अब जैसा कि अगर कोचिंग का अगर नाम मैं लूँ तो जैसे दृष्टि हो गया, जिसके संस्थापक विकास विकृति हो गया, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी यूपीएससी का ही छात्र हूँ। पहले एक समय कहा था कि मुखर्जी नगर यूपीएससी का हब माना जाता है, लेकिन अब ये यूपीएससी का हब नहीं माना था, यहाँ पे फीस माफियाओं का हब माना जा रहा है, वर्तमान में देखा जा रहा है। और लगातार जो छात्रों की जो आत्महत्या हो रही है, जो टीचर अपने आप को भगवान समझते हैं, उनके द्वारा किसी भी तरीके से जवाब भी नहीं आया है। वो ऑलरेडी एसी के रूम में देख रहे हैं कि छात्र कर क्या रहे हैं। ऐसे स्थिति में मैं नाम लेना चाहता हूँ कुछ टीचरों का, विकास विकृति हो गए, अवध ओझा हो गए, खान हो गए, अलग हो गए, मणिकांत हो गए, ये तमाम जो टीचर हैं ये अपने आप को भगवान मानते हैं। इनके अंदर ये अहंकार हो चुका है। ये अपना जो ज्ञान देते हैं तो 4 यूट्यूबर को बुला लेते हैं, उसी पे बोलते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा करिए, ये नहीं तो करिए। इनका सारा आप सोचिए कि विकास विकृति का जिस संस्था चाहते दृष्टि, इनका फीस है 2,80,000 रुपया। कि आप बताइए, गांधी के देश में, अंबेडकर के देश में, मुलायम के देश में, जो अपना पूरा जीवन ही गरीबों पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे ही न्यौछावर कर दिया, उन्हीं के देश में आज शिक्षा किस तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुखर्जी नगर में 99% छात्र पढ़ने वाले ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके पिता किसान हो, माँ किसी घर में झाड़ू पोछा करती हो, या उनके पिता रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 लाख रुपया फीस पेमेंट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। और सवाल मैं ये है कि फीस कभी अगर फीस आप ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप फैसिलिटी दीजिए ना। आप बेसमेंट में क्लास कर रहे हैं, अगर कुछ भी होता है जिसमें छात्रों की आत्महत्या होती है, अगर मैं मानता हूँ किसी दर पे, चाहे विकास विकृति का बेटा हो, चाहे अवध ओझा का बेटा हो, चाहे मणिकांत का बेटा हो, बेटा तो बेटा ही होता है ना। बेटा में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। क्या उनके अंदर दर्द नहीं होता? हम लोग एक माँ बाप छोड़ते हैं, अगर दूसरा माँ बाप ग्रहण करते हैं, क्या इनका दायित्व तो जिम्मेदारी नहीं बनता है कि बच्चों की तरफ से अपनी एक भी जवाब उठाए? हालांकि हम लोग सरकार के भी तरफ से मांग करें, और जो विपक्ष ने जो सवाल उठाया है राज्यसभा और पार्लियामेंट में, हम लोग विपक्ष का भी स्वागत करते हैं। और विपक्ष ने हमेशा छात्रों के प्रति, उनके रोजी रोटी रोजगार के प्रति आवाज उठाती रही है, और ये आंदोलन हमेशा, मैं समझता हूँ कि इस पे आंदोलन उग्र होगा। अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से, शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से इसको और उग्र करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हर छात्रों से उम्मीद करूंगा कि किसी भी तरीके से सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर को नुकसान न हो, और हम लोग अपनी आंदोलन को पूरी तरीके शांति तरीके से इसको करेंगे। और मेरी मांग ये है मैम कि जो वायर की प्रक्रिया है, जो पीजी की है, और जो पानी के सवाल है, जो हाई रेंट का सवाल है, आप सोचिए कि एक साथ 2 छात्र रह रहे हैं, उसका रेंट 25,000-30,000 रुपया, 25-30,000 रुपया होता है। कि एक गरीब परिवार अगर ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, तो उसका आमदनी मुश्किल से महीना 10-15 हजार रुपया हो पाता है। वो किस तरीके से अपने बेटा को, अपने बेटी को मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं इस दर को समझता हूँ और मैं उसको जानता हूँ, उसका बखूबी मैं समझ रहा हूँ कि आज हमें 10,000 रुपया पेमेंट करने में किस तरीके से दिक्कत होती है। लेकिन इसके बाद अगर उसमें पीजी में मच्छर काटे, अच्छी पानी न मिले, अच्छा खाना न मिले, तो मैं कहीं न कहीं देश के बच्चों के साथ, और देश के बच्चों, देश के भविष्य के साथ गद्दारी की जा रही है। क्योंकि यही बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, देश के जाकर अच्छे से पॉलिसी बनाएंगे, देश के जाकर अच्छे से नीति निर्माण बनेंगे, और ये लोग आने वाले समय में देश का बागडोर संभालेंगे। तो मैं समझता हूँ छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो भेदभाव कर रहा है, चाहे वो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हो, चाहे फीस माफिया हो, और इन पे अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सत्ता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी के एग्जाम की। और कितना टाइम हो गया आपको? लगभग 1-1.5 साल। 1-1.5 साल से पहले जब आप शुरू में यहाँ पर आए होंगे, देखते होंगे मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते पर्चे बटना शुरू हो जाते हैं, पर्चे बटना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पकड़ के अंदर ले जाते हैं इंस्टीट्यूट में। हाँ, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केटिंग होती है, खूब ज्यादा व्यापार होता है शिक्षा कि का। आपको अधिकारी अफसर बना देंगे कुछ ही साल में। हाँ। लेकिन जब हकीकत आपके सामने आ रही है, हाँ। तो क्या ठगा हुआ महसूस हो रहा है? ठगा हुआ, पूरा ठगा हुआ महसूस हो रहा है। एक तरह से
गुमशुदा की तलाश में घूमते ना लोग ऐसे। अब मानो 2,86,000 फीस है, अगर उन्हें तो ऐसे 4 बार में पे करना चाहिए तो थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए। और ये लोग तो और ज्यादा बढ़ा देते हैं कि एक बार में करोगे तो टोटल 2,86,000, 2 बार में करोगे तो 3 लाख और इससे भी ऊपर। फिर टेक्स्ट सीरीज का पैसा अलग से देना पड़ता है। बहुत महंगाई कर दी गई है शिक्षा की। और जो करोल बाग में हुआ है, जो घटना हुई है, 3 लोगों की घटना जान हुई चली नहीं है, वो गई। किया गया है एमसीडी के द्वारा। यहाँ बहुत संस्कृति में आग लगी थी तो एमसीडी क्या कर रही है, उनका अगर एक बच्चे के साथ थोड़ी भी बीमारी बन जाती है तो लेके भगते हैं। अरे हमारी जान है, हमारे भी माँ बाप हैं, सबे दर्द होता है इस चीज का। हम लोगों को दर्द है, हमने अपने भाई बहन खोए वहाँ पे। अरे ये तो हत्या है, आपको देखना चाहिए ना। उससे पहले नीलेश भाई की मौत हुई थी करंट से, चलो एक हो गई, उसके बाद दोबारा ये देखना पड़ रहा है, हर दूसरे दिन ऐसे फेस करना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा गलत बात है। एक्शन लेना चाहिए इस पर, जो भी इसका दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। अभी ना तो विकास देवी कीर्ति आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं, जबकि आप कोई IAS भी के बात बच्चे नहीं भी है हैं। मैम। इनसे ये है ना कि इनसे मोटिवेशनल वो गप्पे आप कितने भी करवाए, चाहे वो विकास सर हो, चाहे अवध ओझा सर हो, खान कोई भी हो, ठीक है। इनिशिएटिव लेने के लिए भी कोई भी तैयार नहीं। हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ से घर वाले हमारे घर तक भेज देते हैं, खेत बेच करके पढ़ाते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, वो श्रेया, वो लड़की अम्बेडकर नगर की, ठीक है, उसका उनका जो है सो दूध का काम था, दूध का काम है, ठीक है। और इतना कर करके जो है सो हमारे घर वाले यहाँ पे 3-3 लाख रुपए फीस देते हैं, और वो तो सिर्फ फीस है 3 लाख रुपए। यहाँ पे रहने खाने का 25-25 हजार रुपए फ्लैट का किराया है यहाँ पे। उसके बाद भी सिक्योरिटी नाम का कोई चीज नहीं। इससे पहले करंट में जो है सो नीलेश भाई मर गए, उसके बाद दीक्षांत संस्कृति में ना, संस्कृति IAS में आग लग गया, वो इंसिडेंट हो गया। उसके बाद फिर ये आए दिन होता रहता है मैम, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन तो 2024 में आया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए साफ तौर पर ये मुखर्जी नगर या राजेंद्र प्लेस या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिन्हें हब कहा जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और जहां से अधिकारी अफसर निकलते हैं। लेकिन सवाल ये कि जो अधिकारी और अफसर अपने ओहदे पर बैठे हुए हैं, क्या वो यहाँ वापस आकर मुड़कर देखते हैं कि यहाँ पर कितनी सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही? क्या अधिकारी अफसर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पैसा डालकर आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माँ बाप न जाने कैसे पाई पाई जुटाकर उन्हें यहाँ तक भेजते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? फिलहाल एक घटना के चलते ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स का पूरा मुद्दा हाईलाइट जरूर हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे पर कोई एक्शन लॉन्ग टर्म के लिए होगा भी या फिर नहीं।